देखिए भाई, अभी हमने मैट्रिक्स कंप्लीट की है अपने, है ना। मैट्रिक्स को समझ लिया आपने। मैट्रिक्स में आपने इसकी डेफिनेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इसके हैं वो, इस मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से एक और बात करें तो ट्रांसपोज के बारे में बात की थी मैट्रिक्स के, और इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ ट्रांसपोज की और कुछ इसके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनकी। हमने ये सब चीज पढ़ के आए हैं मैट्रिक्स के बारे में। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो मैट्रिक्स ही हम जो नई चीज डिफाइन करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जो हम मैट्रिक्स के बारे में बात करके आए थे उसके बाद मैट्रिक्स अगर आपको पता है देन हम उसके बाद डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे, और कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में देखिए। भाई आपने ये बोला था डिटर्मिनेंट होता क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। ए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स थी, ए आई जे से आपने लिखा था, और जहां पे आपने लिख दिया था ये m बाई n ऑर्डर की है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती थी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती थी। बट जब हम यहाँ पे बात करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, तो भाई अगर आपके पास जो मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ये ए आई जे मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या तो m बाई m ऑर्डर हो या फिर इसका ऑर्डर क्या हो n बाई n, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मीन्स अगर मैट्रिक्स आपके पास कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी देन ही हम वहां से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज वहां से हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा नहीं, पहली बात। उसके बाद ये होगा कि भाई ये डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो अगर डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड, और नंबर की जगह ये आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, विद द मैट्रिक्स। मीन्स अब आप जो भी मैट्रिक्स लिखोगे ना, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखोगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स किसी ना किसी एक रियल नंबर के इक्वल आएगी भाई, किसी ना किसी एक रियल नंबर के इक्वल आएगी, और उस रियल नंबर को ही हम क्या बोल देते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने आपको ये पहले बता दी थी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, या यहाँ पे भी लिख लीजिए विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर है देन आपके पास एक रियल नंबर उस मैट्रिक्स की कोरिस्पोंडिंग मिलेगा, और उसी रियल नंबर को क्या बोलते हैं, हमें डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है वो ये होगा कि भाई अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे, है ना। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैं बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हमारे पास एक तो ये हो सकती है भाई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो, फिर कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जिसका ऑर्डर 2 हो, कोई और भी मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जिसका ऑर्डर 3 हो। हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करें तो मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक का ही डिटर्मिनेंट पूछा जाता है, और मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर तक के साथ थर्ड ऑर्डर का ही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। मीन्स 1 और 2 ऑर्डर पे क्वेश्चन हमसे बहुत कम पूछे जाते हैं, जबकि जो हमारा ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, मीन्स 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी वहां से क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 होने का मीन्स क्या होगा भाई, ये 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इट मीन्स इसके अंदर एक ही रो और एक ही कॉलम। तो अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूं ए, और इसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे 2, और आपसे बोला गया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। चलो एक मिनट पिछले पे आते हैं। और जो डिटर्मिनेंट है इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो इट इज डिनोटेड बाय ए, आपने अब तक इसको मॉडुलस साइन पढ़ा था। अगर जब ये मैट्रिक्स में बात करेगा तो ये क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको इस तरह ना लिख के इसको ये लिख दिया जाता है डी ई टी डिटर्मिनेंट
फिर ब्रैकेट के अंदर ए, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको पढ़ोगे कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट है तो आपके पास डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए दो मेथड हैं, या तो ए की तरफ ये मॉडुलस वाला साइन, या डीईटी लिखिए, ब्रैकेट के अंदर ए लिख दीजिए। ये आपको बता देगा कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब अगर ये मैट्रिक्स लिखी है, इसका मेरे को डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए डिटरमिनेंट ए, अगर भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट है इट मींस मैट्रिक्स है। मैंने इसमें दोनों तरफ टू ये लगा दिया क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट था इसके अंदर, तो मैंने दोनों तरफ ये लाइन लगाई, इट मींस मैं इस एलिमेंट के डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर आपके पास 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो एलिमेंट लिखा है वही उसका सीधा डिटरमिनेंट आ जाएगा। 1 by 1 ऑर्डर के अंदर जो आपके पास एलिमेंट लिखा होगा मैट्रिक्स में वही उसका वापस से डिटरमिनेंट बन जाएगा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, हम इन जनरल बात कर लेते हैं 2 by 2 ऑर्डर में, ए बी सी डी, ये आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, और अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट करें, और डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बी सी डी। अब देखिए इन दोनों साइंस में डिफरेंस समझ लेना भाई। यहाँ पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है और यहाँ पे हमने मॉडुलस वाला साइन यूज किया है। अगर ये लिख के रखा है इट मींस ये मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है, और अगर हमने ये कर दिया इट मींस ये डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो करना क्या है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को डी के साथ है मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले से नीचे को, और अब यहां से इधर मल्टीप्लाई करना है सी को बी के साथ, और यहां पे साइन लगा देंगे माइनस का, तो ये आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आपके पास कोई भी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका आपसे डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप ए को डी से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन, बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपका आंसर हो जाएगा उसी को हम डिटरमिनेंट बोल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास हम लेके चलते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है 2 0, चलो 0 की जगह कोई नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 6 बना देते हैं इसको, -1 और -5। इसको आपको बोला गया भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, इट मींस हम यहाँ से करेंगे 2 6 -1 और -5। आप अगर इसको सोल्व कर रहे हैं तो भाई 2 को -5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, देन नेगेटिव साइन, फिर 6 को मल्टीप्लाई होगा -1 से, भाई 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा -6, देन -10 यहाँ पे, और -6 और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा +6, -10 + 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, -4। Therefore the determinant of A is -4. Yes. यस सर, आगे समझा। किसी को कोई डाउट हो भाई इतने में? नो सर। देखो No, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ये आ गया, तो इस पूरी मैट्रिक्स के लिए एक ही नंबर मिल गया ना हमें, इसी को हमने डिटरमिनेंट बोला था भाई। जो मैट्रिक्स है उसके कोरिस्पोंडिंग आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, है ना। और दूसरी बात यहां से ये है कि भाई अगर मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, देखिए यहां से एक चीज और, हम इसी के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं, उसी के हम एक जनरल करेंगे रिजल्ट को। ए हम मैट्रिक्स ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स में हमने लिख दिया 2 0, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे -2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं भाई, डिटरमिनेंट करेंगे 2 0 5 और -2,
भाई 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा, देन नेगेटिव 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यहां से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई भाई, -4। अब देखिए हमने दो मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये थी जो एग्जांपल 1 में है, ये एग्जांपल 2 में। दोनों एग्जांपल से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट दोनों से सेम आया, बट क्या मैट्रिक्स दोनों के अंदर सेम है? No, sir. दोनों में सेम नहीं है। तो यहां से एक बात और क्लियर होती है, हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि ये जरूरी नहीं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल हो तभी उनका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपके पास, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स अनइक्वल होने के बाद भी उनका डिटर्मिनेंट इक्वल हो सकता है। इसका एग्जांपल रखा है ना आपके सामने, अगर मैट्रिक्स अनइक्वल है, ए नॉट इक्वल है बी के, उसके बाद भी उनका डिटर्मिनेंट इक्वल आ सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई दो मैट्रिक्स है, दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है, तो क्या उनका डिटर्मिनेंट इक्वल हो सकता है या नहीं, तो आपके पास आप ये बोलोगे कि पॉसिबल है वो इक्वल भी आ जाए, पॉसिबल है वो अनइक्वल आए। मीन्स दोनों केस पॉसिबल है, यहाँ पे किसी एक के बारे में हम सर्टेन कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 3 की है, ऑर्डर 3 की है, तो हम पहले डिटर्मिनेंट से पहले एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, देन हम डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं हम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसको एक बार ध्यान से समझ लेना भाई, इसको अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखिए एक्सपेंशन करते हैं। अलोंग R1, R1 का मीन्स क्या हो गया भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो 1 को, और रो 1 ये है। देखिए अभी हमने जब पढ़ा था भाई, अगर एक मैट्रिक्स कोई भी 2x2 ऑर्डर की है A B C D, तो हम इसका डिटर्मिनेंट को बहुत इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे, और इसका डिटर्मिनेंट आ गया था इसका क्रॉस प्रोडक्ट AD और इधर से BC और बीच में माइनस का साइन। तो हम यहाँ से हम 3x3 की अगर 2x2 की बना लें इनको तो बहुत इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास A11, तो भाई हमने रख दिया A11, ठीक है। चलो इससे भी पहले एक चीज यहाँ पे -1 रखते हैं, और -1 लिखने के बाद आप यहाँ पे देखो ये फिक्स क्या है भाई, इस रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 1 आएगा, तो -1 की पावर 1 + 1 कर लेते हैं, फिर प्लस करेंगे, वापस से -1 करेंगे, इसकी पावर आ जाएगी, नेक्स्ट एलिमेंट कौन था यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, इस A11 के बाद देखो, अगर हम इस मैट्रिक्स में बात करें तो ये A11 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन दोनों को छोड़ के बाकी मैट्रिक्स लिख दीजिए। बाकी का देखिए क्या बच गया भाई, ये वाली रो छोड़ दे और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, A22, A23, A32 एंड A33। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, ये 2x2 ऑर्डर का बच गया था आराम से। देन नेक्स्ट प्लस का साइन, -1 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 1 2 है तो 1 + 2 करेंगे, यहाँ से साथ में एलिमेंट लिखेंगे A12। देन हम इसके साथ डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, और डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को तो डिलीट करनी ही है क्योंकि हम R1 से कर रहे थे। अब हम यहाँ से डिलीट करेंगे सेकंड कॉलम को, सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बच गए वो 4 एलिमेंट लिख देते हैं। एक तो यहाँ से बचेगा A21,
यहां से बचेगा A23, A31 एंड A33। फिर प्लस का साइन, -1। यहाँ पे जो एलिमेंट है आपके पास A13, इसका फिक्स है 13, देन -1 रेज टू पावर 1 + 3 करेंगे। एंड फर्स्ट रो के बाद यहाँ पे सेकंड कॉलम हो गया था, थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए यहाँ पे। इसको रखने के बाद आपके पास जो 4 एलिमेंट्स है वो कौन कौन से बच गए? A21, A22, A31 एंड A32। ठीक है, अब इनको सोल्व करके जो भी आएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा देखिए -1 रेज टू पावर 2, भाई किसी की भी पावर इवन करेंगे नेगेटिव की तो पॉजिटिव बढ़ा देगा, 1 की पावर 1 ही रहेगा। तो ये जो डिटरमिनेंट है ये हो जाएगा A11, A22, A23, A32 और A33। फिर यहाँ पे देखो -1 रेज टू पावर 3 तो नेगेटिव साइन आएगा, A12 हो जाएगा और यहां से आएगा A21, A23, A31 और A33। फिर -1 रेज टू पावर 3 + 1 4, -1 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे A13 और आएगा भाई, जो हमने यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखा था, हो जाएगा A13। और ये डिटरमिनेंट A21, A22, A33 एंड A32। और ये जो आया है एक्सपेंड करने के बाद, इसको सोल्व करके जो नंबर मिलेगा उसी नंबर को हम क्या बोल देते हैं? इस 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। क्लियर है? देखिए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे एक एग्जांपल करके, और उसके बाद हम जनरलाइज करेंगे भाई कहाँ पे क्या आएगा तो कैसे चेंज करोगे, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप 3x3 ऑर्डर की, 2 1 5 3 6 7 8। हाँ दीपांशु, 1 मिनट बात करते हैं भाई, 0 और लगा लो। देखो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, हमने ओनली एक्सपेंड करना है अलोंग R1। R1 के लिए पढ़ा हमने, पहले पॉजिटिव साइन आया था, फिर नेगेटिव आया था, उसके बाद फिर पॉजिटिव आया था। तो हम इसके लिए एक्सपेंड करेंगे तो आएगा +1। R1 से एक्सपेंड करें तो पहला एलिमेंट है 2, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए भाई, जो एलिमेंट बच गए उनको लिख दीजिए 6 7 9 और 0। फिर हमारे पास साइन था नेगेटिव, यहाँ पे है 1, 1 के बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 3 7 8 0 बचेगा। यहाँ पे लिख दीजिए 3 7 8 एंड 0। देन आपके पास आ गया प्लस में 5, इसको छोड़ दीजिए 3 6 8 एंड 9। अब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गया आपके पास, डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं 2x2 का। तो अगर इसको सोल्व करेंगे, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 0 माइनस 9 7 जा 63, फिर नेगेटिव 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 0 माइनस 8 7 जा 56, फिर +5, 9 3 जा 27 माइनस 8 6 जा 48। 2 इंटू 0 माइनस 63, तो -63 बचेगा यहाँ पे। नेगेटिव ऑफ -56 भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, कुछ भी लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे 1 लिखे या नहीं। +5 27 माइनस 48 कितना आएगा? 21 नेगेटिव। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे +56 एंड नेगेटिव। 5 को 21 से करेंगे
105। नेगेटिव 126 प्लस 56 कितना हो गया? नेगेटिव 70 माइनस 105। उन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ 175। तो ये जो मैट्रिक्स आपको पास गिवन थी, इस मैट्रिक्स से आपका जो आंसर आया वो कितना आया है? नेगेटिव 175। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ये चीज। यस सर। सर एक बार वो -1 का रीजन बता दो। हाँ वही कर रहे हैं बेटा, एक मिनट। इसका रीजन एक मिनट पंच हम कल डिस्कस करते हैं भाई, एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को अभी पता नहीं है। ओके सर, एक और चीज, यहाँ पे जो 2 है, 2 का अलग ब्रैकेट में नहीं रहेगा, मतलब ब्रैकेट से बाहर नहीं रहेगा ये हाँ, यहाँ पे जो इस हमने पूरे नहीं नहीं नहीं, हर के साथ देखो, हमने पहले वाला एलिमेंट लेके यहाँ पे लिखा, इस पहले वाले एलिमेंट जिस भी रो और कॉलम में आ रहे थे हमने वो छोड़ दिया भाई, ये छोड़ दिए। जो बच गई है 2/2 का एक डिटरमिनेंट बच गया हमारे पास, तो हमने 2/2 का एक डिटरमिनेंट लिख दिया। फिर नेगेटिव साइन तो वो जो अलग आ रहे थे उसके कारण थे। यहाँ पे एलिमेंट था 1, तो यहाँ पे आया 1, ठीक है। फिर इसको यहां से हटाया और फर्स्ट रो को हटाया, तो यहाँ पे बचा 3780, ये 2/2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बचा, वो लिख दिया। देन हम अगले एलिमेंट पे पहुंचे 5 पे, वो 5 लिखा यहाँ पे। देन डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करने के बाद 3, 6, 8 और 9, 3, 6, 8 और 9, ठीक है। तो ये हर डिटरमिनेंट के साथ जो एलिमेंट है वो लिखा गया है, ये ट्रू सभी के साथ नहीं है। ओके सर, समझ गया। जिस तरह से हमने रो 1 के लिए काम किया है ना, हम सेम काम कर सकते हैं किसके लिए? रो 2 के लिए, रो 3 के लिए। अगर हम इन जनरल मैट्रिक्स उसी में बात कर रहे हैं, टू 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, अगर हम यहां से एक्सपेंड करते हैं अलोंग R2, भाई रो 2 से एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। रो 2 तो मींस इसके अलोंग चलेंगे और इसमें चलेंगे, तो भाई सबसे पहला एलिमेंट आता है A21, तो A21 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो डिलीट कर दीजिए। ये कॉलम था और ये वाली रो, तो यहां से हमारे पास हो गया भाई A21, नेगेटिव साइन, -1 और इसके ऊपर 2 + 1, A21। अब इनको डिलीट करने के बाद जो बच गए वो लिख दीजिए, A12, A13, A32, A33, फिर प्लस में -1। भाई इसके बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा सेकंड रो में वो है A22, तो यहाँ पे लिख देते हैं A2 और 2, -1 की पावर 2 + 2। अब ये वाली रो तो छोड़नी है हमें, इस रो से तो कुछ लेना ही नहीं है। अब सेकंड कॉलम को लीजिए, यहाँ से सेकंड कॉलम हटा दीजिए, यहाँ पे क्या आया? A11, A13, A31 और A33। फिर इसका थर्ड एलिमेंट A23 है, तो यहाँ पे आएगा A23 और -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 + 3। देन A23 को यहाँ से थर्ड कॉलम और हटा दीजिए, सेकंड रो तो हट ही रही थी, जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिखते हैं A11, A12, A31 और A32। अब इसको सोल्व करने के बाद हमें यहाँ से डिटरमिनेंट मिल जाएगा जब हम R2 से एक्सपेंड कर रहे थे तब। क्लियर? अब देखो एक चीज देखना भाई, अगर हमारा फिक्स जैसे 2 1 है तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। 2 + 2 किया हमने, मीन्स ये सम करना I + j का, सम करने के बाद अगर वो इवन आया तो यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव, और यहाँ से सम करने के बाद अगर ओड आया तो यहाँ पे साइन वापस से क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
चाहे आप R1 से एक्सपेंड करें, चाहे आप R2 से एक्सपेंड करें, चाहे आप R3 से एक्सपेंड करें। सिमिलरली आप R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने R1 और R2 से एक्सपेंड किया, आप R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और जरूरी नहीं आप ओनली रो से एक्सपेंड करो, जैसे हमने रो से एक्सपेंड किया वैसे आप कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C1, C2 और C3। तो हमारे पास अगर कोई भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम 6 डिफरेंट वे से फाइंड कर सकते हैं। भाई 1 2 3 4 तो ये हो गए, दो हमने पहले डिस्कस किए, 5 और एक इससे पहले। तो 6 तरीके हैं आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप चाहे किसी भी मेथड से यहां से डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आएगा। सेम आएगा कब? इंस्टेड आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। ये मत बोलना किसी ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी सोल्व करते टाइम और फिर आ जाओ उठा के कि सर हमने तो अलग इससे किया था और इससे तो अलग आ गया डिटर्मिनेंट, है ना। अगर आपकी यस सर। कैलकुलेशन ठीक है तो जहां मर्जी जिस तरह से आप कैलकुलेट को करिए, चाहे रो से किसी भी रो से एक्सपेंड कीजिए, चाहे किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, आपके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। देखो, अगर भाई आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो चाहे किसी भी नंबर से, हम यहाँ पे यूज करते हैं -1 और रेज टू पावर i प्लस j। तो यहाँ पे देखिए, इफ i प्लस j इज even, then use positive sign। if I plus j is odd, then use negative sign। मीन्स हम जब एक्सपेंड करते हैं तो हमने हर एक के एलिमेंट के स्टार्टिंग में यही लिखा ना i प्लस जे। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उस टाइम पे आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे i प्लस जे लिखा। आप बस ये देखो i प्लस जे इवन है तो पॉजिटिव साइन यूज कर लीजिए, और i प्लस जे अगर ओड आ रहा है तो आप उसकी जगह नेगेटिव साइन यूज कर लीजिए। आपको वापस से जैसे हमने यहाँ पे लिख के किया था ना, इसमें ये लिखते गए -1 रेज टू पावर, तो आपको यहाँ से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे सीधा सोल्व किया, भाई a11 से सोल्व कर रहे थे, इस वाले से एलिमेंट से, ये था a11, 1 + 1 = 2 इवन, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखा है। नेक्स्ट हम गए a12 पे, 1 + 2 = 3 दैट इज ओड, और अगर ओड आया आपके पास तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया। फिर यहाँ पे आए, आप पहुंचे a13 पे, a13 मीन्स 1 + 3 इज वापस से इवन, और वापस से इवन आया तो हमने दोबारा से यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज किया है। समझ आ गई ये चीजें? किसी को कोई डाउट हो भाई? यस, कोई डाउट है? नो सर। अब देखो, कुछ एक चीजें है ना, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर सोल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि भाई आप R1 से उठा के चल दो हमेशा। थोड़ा सा हम स्मार्ट वर्क करते हैं। उसके लिए आपके पास देखिए, अगर किसी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है तो आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड अलोंग रो या कॉलम, कुछ भी यूज कीजिए, चाहे आप रो यूज कीजिए या कॉलम, विच हैव more zeros। जिसके अंदर जीरो सबसे ज्यादा है उस रो से आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक चीज और, इफ
all elements of a row या फिर कॉलम भाई आर जीरो, किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, देन डिटरमिनेंट इज ऑल्सो जीरो। तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी आपके पास जीरो ही आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ, अगर इसी चीज को देखें तो इससे ये चीज पता चल रही है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। अगर आपके पास कोई भी जीरो मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। डिटरमिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always 1। अगर आपके पास मैट्रिक्स आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड करना चाह रहे हो तो वो डिटरमिनेंट हमेशा एक ही आएगा। क्लियर? यस, कोई कंफ्यूजन भाई किसी को? क्लियर है। चलिए ये चीज देख लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, एमसीक्यू में क्वेश्चन बढ़ता है 99% यहां से। ये देखिए, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आप कुछ भी लिख लीजिए, चलिए क्या लिखें, कोई भी नंबर ए ले लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? ए के। देन के टाइम्स ए, हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई किया है, देन आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो अब ये आपको जरूरी नहीं है कि पहले आप के को ए से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। आप क्या करोगे, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है आप उस नंबर की पावर उतनी ही कर दीजिए जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है एन, उसके बाद आप उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन ये आ जाएगा k रेज टू पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था? a। बस आपको इतना सा सोल्व करना है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा इफ a इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2a। देखिए ए मैट्रिक्स के बारे में आपको दो ही बातें बताई गई हैं, एक तो इसका ऑर्डर क्या है और एक इसका डिटरमिनेंट क्या है। इसके बाद आपको यह भी नहीं बताया गया ए मैट्रिक्स है कैसी, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, कुछ भी नहीं पता आपको। बट उसके बाद भी आपसे ये सीधा फाइंड करवाया गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू क्या आएगी ये बता दीजिए। और ये सीधा सा क्वेश्चन एमसीक्यू में बनेगा, इसके बाद 4 ऑप्शन लिख देगा आपके पास और आपको देख के लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आपको ये चीज पता है, ये वाला रिजल्ट आप आराम से देखोगे कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n, n इज 3 मल्टीप्लाई बाई डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज 2, तो ये आपके पास हो गया 2 रेज टू पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 4 इज 16। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बस।
तो ये एमसीक्यू के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। इससे आगे जब थोड़ा सा और करेंगे तो वहां पे भी और आएंगे। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से एमसीक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर? इनको लिख लेना भाई, सारे जो भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनको एक जगह पे नोट्स में अपने नोट्स तैयार कर लेना अभी। यस दीपांशु, देखिए भाई आपके पास बोला क्या गया है, अगर मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n बाई एन, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको ऑर्डर n बोल देते हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको गिवन है और इस मैट्रिक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। भाई एक तो ये बता दिया ए का ऑर्डर क्या है, मीन्स भाई 2/2 ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, ज्यादा की है, कम की है, कुछ भी बोल सकते हैं वो। साथ में उन्होंने ये बता दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आपको गिवन है। अब आपसे पूछा गया के टाइम्स ए, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा ये बता दीजिए। भाई जब तक आपको के ए जो मैट्रिक्स है वो नहीं पता, तो जब उसके बारे में नहीं पता तो आप उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे? अगर हम इन जनरल मीन्स अभी तक जैसा हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सोचे तो, बट हमारे पास एक रिजल्ट आया और वो रिजल्ट क्या आया? वो रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपने के मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया है तो आप के को बाहर निकाल दीजिए, और के कितनी बार बाहर आएगा? जितना ए का ऑर्डर था n, तो यहां से आ गया n, और साथ में ए का जो डिटरमिनेंट था वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके साथ एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो ये है कि आप डिटरमिनेंट के अंदर से, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 1 2 3 5 6 7, हम डिटरमिनेंट में ये कर सकते हैं कि भाई जो भी एक रो है आप वहां से एक रो से या कॉलम से एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हो, जो हम मैट्रिक्स में नहीं कर पा रहे थे। हम यहां से ये कर सकते हैं, भाई 2 कॉमन ले ले हम यहां से, और यहां से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 2 3, फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया। सेकंड रो थी 1 2 3 5 6 और 7। तो मैट्रिक्स में आप ये काम नहीं कर पा रहे थे। मैट्रिक्स में आप या तो कंप्लीट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे अगर हमारे पास ये था, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलें और मैं ये बोल रहा था भाई 2 टाइम्स ऑफ ए, तो आपको यही करना पड़ रहा था 2 4 6 8। बट जब मैं डिटरमिनेंट के अंदर बात कर रहा हूं तो मैं इस डिटरमिनेंट में इसकी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं ये चाहूं भाई R1 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं डिटरमिनेंट में कर सकता हूं ये काम, 2 और 4, और ये 3 और 4 एज इट इज रह जाएगा, इसका मेरे को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हो या फिर एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारी, इस मैट्रिक्स को देखना भाई, सॉरी ये डिटरमिनेंट है। इसके अंदर बात करें तो ये जो रो है ये और ये वाली रो, दोनों रोज एक जैसी हैं। तो इसको देखने के बाद मैं सीधा बोलता हूं कि इसका डिटरमिनेंट आप सब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0। क्या आएगा आपके पास? इसका डिटरमिनेंट है 0। कैसे बोल दिया? ये भी हमारे पास एक रिजल्ट है, इफ एनी 2 रोज या फिर columns are identical, then the determinant is 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स में या डिटरमिनेंट आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कोई भी 2 रो, आइडेंटिकल का मीन्स है भाई सेम, एक जैसा ही, दोनों रो बिल्कुल दिखने में एक जैसी हो जाए, अगर वो दोनों एक जैसी हैं तो उनका जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की ही नीड नहीं है,
आपको जैसे ही दो रोज एक जैसी दिखे उसके बाद आप सीधा बोल दो कि भाई इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई करना आप कैलकुलेट करके। क्लियर? किसी का कोई डाउट हो अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर देन बता दीजिए भाई। अभी है भाई किसी का कोई डाउट?